हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ रिलेटेड टू जीओसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर। सो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम बी देखें तो बी कैसे फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे चली गई एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। दैट मीन्स ए एंड बी एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म्स है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ये वाले इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ सकते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स ए बी सी जो हैं एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब डी देखो, सो ये वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन यहाँ तक कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही है, रेजोनेंस हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है। दैट मीन्स डी हमारा ऑप्शन है, डी इज़ नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द एसिड विद हाइएस्ट के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा होती है किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। सो एसिडिक कंपाउंड हम कैसे चेक करते थे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिस कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। सो यहाँ पे देखो, अब देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, COOH ग्रुप तो सभी में लगे हुए हैं, CH3+ I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे क्लोरीन की वजह से जो है -I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी एक क्लोरीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से -I इफेक्ट लग सकता है। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे भी +I इफेक्ट ही लगेगा। अब जहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम ही होगी, क्योंकि वहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी। अब हमें चेक करना है बी और सी में। देखो बी और सी में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम DNP रूल से चेक करते थे, DNP, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस कम हो। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ठीक है। सो जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा वहीं पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है एंड यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ही लगा हुआ है, दैट मीन्स ये नज़दीक है, ये क्लोज है। सो इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। दैट मीन्स इसका Ka वैल्यू जो होगी वो हाई होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन ए एंड बी, मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन सी एंड डी। सो ए एंड बी में हमें बताना है एसिडिटी ऑर्डर एंड सी एंड डी में हमें बताना है बेसिसिटी ऑर्डर। सो जहाँ पे भी आपको बेंजोइक एसिड दिख जाए और एनिलीन दिख जाए, सो वहाँ पे तो आप ऑर्थो इफेक्ट को दिमाग में रखो, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। हमें पता है बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो वह एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, देखो बेंजीन रिंग यहाँ पे +M इफेक्ट लगा रही है, यहाँ पे भी अगर +M इफेक्ट लगा सकती है बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग अब और ये COOH ग्रुप, इन दोनों की प्लानैरिटी का लॉस हो जाएगा। ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे, प्लानैरिटी लॉस होगी और जिसकी वजह से ये अपना +M इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। और जहाँ पे +M इफेक्ट लग रहा है मीन्स वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी। अगर आपको अच्छे से ऑर्थो इफेक्ट देखना है तो मेरी प्रीवियस लेक्चर देख लो। अब यहाँ पे देखो एनिलीन के केस में क्या होगा, एनिलीन के केस में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। सो ये वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम सॉल्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सो यहाँ पे लेस सॉल्वेशन होगी और जहाँ पे लेस सॉल्वेशन होती है सो वहाँ पे जो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड आएगा उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कंपाउंड के बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। सो इसी वजह से इसमें फर्स्ट ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। अब बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में अगर हम देखें
सो यहाँ पे देखो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में लगेगा और एनिलीन के केस में लगेगा। सो यहाँ पे अगर इसकी बात करें सो ये वाला जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। सो इसमें फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि सर्कल रिप्रेजेंट्स मोस्ट बेसिक एटम्स। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट बेसिक एटम्स ये जो दिए हुए हैं, जो सर्कल के अंदर नाइट्रोजन है वो मोस्ट बेसिक है। हमें बताना है ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब हमें पता है अगर नाइट्रोजन के पास लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं तो वो ज़्यादा ऐसे बेसिक होंगे, ज़्यादा बेसिक होंगे, मीन्स वो ज़्यादा जल्दी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, दैट मीन्स ये लेस बेसिक है एज कम्पेयर टू दिस। सो मीन्स ये करेक्ट है बी। अगर हम बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हैं। अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो ये वाले लोन पेयर भी इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये इसको डीलोकलाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाले लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, ये भी क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। सो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अब सी की बात करते हैं। सी में देखो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये वाले लोन पेयर देखें तो ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स ये भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp मीन्स यहाँ पे 50% p करेक्टर होगा जिस। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोन पेयर जो है वो एक तो लोकलाइज्ड है क्योंकि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कहीं पे भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको जिनकी वजह से डीलोकलाइजेशन कर सके, लोकलाइज्ड हैं। ऊपर से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स यहाँ पे p करेक्टर भी 75% है इन पे, और जिसकी वजह से जितना ज़्यादा p करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये भी करेक्ट है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन आ जाता है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। सो सबसे पहले देखो कि कार्बोकेटाइन्स अगर हम देखें पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो क्या क्या है। ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल है। ये एक तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दूसरी यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं। अब ये वाला देखो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे देखें तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, साथ में ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, सो मीन्स और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे भी आ सकते हैं, मीन्स यहाँ पे दोनों तरफ से रेजोनेंस हो सकती है, प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है ये। और ये वाला कार्बोकेटाइन जो है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और साथ में कोई डीलोकलाइजेशन या फिर रेजोनेंस भी नहीं हो रही है। सो हमें पता है प्राइमरी की केस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन में टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो ये तो वैसे ही चले गए प्राइमरी वाले। ठीक है, और इन दोनों को कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे ये तो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये भी टर्शरी कार्बोकेटाइन है, पर ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। सो ये वाला कार्बोकेटाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स ये हैं, हमें बताना है कि सारे ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए, ऐसा ग्रुप हमें ढूंढना है। सो यहाँ पे देखो जहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे sp2 करेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पे ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
डिलोकलाइजेशन में मीन्स यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज आ गया। ये यहाँ पे देखें सो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दैट मीन्स ये भी sp2 हाइब्रिडाइज आ गया। यहाँ पे बात करें सो ये भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज आ गया। ठीक है, सो ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे हम देखें सो ये वाले लोन पेयर भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ से भी लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोन पेयर डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन की कंडीशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप पढ़ ही चुके होंगे। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं। सो थर्ड में देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये जो है वो वेकेंट p ऑर्बिटल है। वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो सकती है। दैट मीन्स ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, लाइकवाइज ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें सो वो बोरोन के पास भी क्या होता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसके पास भी वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सो वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो सकती है। दैट मीन्स ये भी sp2 हाइब्रिडाइज आ गया। सो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमने फोर्थ ऑप्शन बचाया। अब सो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन की कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा एंड ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, दो लोन पेयर हैं एंड दो बॉन्ड पेयर है, सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे इस कार्बन के पास इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है एंड यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये भी क्या होगा, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर की वजह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है फोर्थ। हमारे पास द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन इज, हमें बताना है कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो एल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएंगे। मीन्स एल्कीन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। सो यहाँ पे देखो अब ये क्लोरीन है, सो ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, पर डोमिनेटिंग जो होता है इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन जो है ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा और प्लस माइनस आई लगाएगा, पर इसका डोमिनेटिंग जो होता है वो प्लस एम है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना प्लस एम इफेक्ट लगाएगी और माइनस आई लगाएगी, बट डोमिनेटिंग प्लस एम होगा। अब यहाँ पे हम चेक करें सो यहाँ पे देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट हो सकते हैं। ठीक है, इस बट यहाँ पे फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे डोनेट भी हो सकते हैं। मीन्स डीलोकलाइजेशन फिनाइल रिंग के साथ भी होती है, हो सकती है। ये देखो ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये लोन पेयर जो है यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकते हैं, बट ये वाले लोन पेयर जो है वो इस रिंग के साथ भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये 50% यहाँ पे डोनेट कर रहा है इस साइड एंड 50% इस साइड डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट तो सबसे कम होगी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इस ऑप्शन को फोर्थ में, क्योंकि 50% यहाँ पे जा रही है 50% यहाँ जा रही है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें थर्ड एंड सेकंड में कंपैरिजन करना है। थर्ड और सेकंड के केस में अगर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो ज़्यादा डोनेटिंग होगा, मोर डोनेटिंग होगा। मीन्स जहाँ पे NH2 लगा हुआ है यहाँ पे ज़्यादा डोनेशन होने की वजह से ये वाली जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अरेंज द गिवन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का ऑर्डर देखना है हमें। ये हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है।
अब एसिडिटी मीन्स कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये -m इफेक्ट लगाएगा, -i भी लगाएगा, बट -m डोमिनेटिंग होगा इसका। यहाँ पे तीनों ग्रुप -m इफेक्ट लगा रहे हैं और ये इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट -i होता है, +m भी लगता है बट डोमिनेटिंग -i होता है, ठीक है। एंड ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगी एंड +i इफेक्ट लगेगा। तीनों ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन एंड +i इफेक्ट लगेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन्स इसमें जो एसिडिटी होगी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वो सबसे कम होगी, ठीक है। एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, इसीलिए सी हमारे पास लीस्ट एसिडिक आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी, देन सबसे ज़्यादा एसिडिक ए होगा क्योंकि ए में -m इफेक्ट लग रहा है और हमें पता है -i और -m का कंपैरिजन करें तो -m इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। सो ये आ गया हमारे पास एसिडिटी ऑर्डर। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे देखना है विच कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक। अब हमें एक कंपाउंड बताना है जो लीस्ट एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखो ये -m इफेक्ट लगा रहा है, ये भी -m इफेक्ट लगा रहा है, ये भी -m इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। -i भी लग रहा है पर डोमिनेटिंग कौन सा होगा, -m होगा। अब हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे देखो ये -i इफेक्ट लगा रहा है, ये -i इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मेटा पोजिशन पे है। और ये वाला ग्रुप जो है -m इफेक्ट लगा सकता है। बट इसके साथ साथ हमें एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, 3 नाइट्रो ग्रुप एक साथ है, दैट मीन्स यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे SIR इफेक्ट लगता है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है कि इन दो नाइट्रो ग्रुप्स की वजह से अब ये बेंजीन रिंग और ये जो नाइट्रोजन है ये दोनों एक प्लेन में नहीं रहते, यहाँ पे प्लैनैरिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है। ये ग्रुप्स जो हैं बल्कि ग्रुप हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स की वजह से अब ये वाला ग्रुप और ये बेंजीन रिंग एक दूसरे के प्लेन में नहीं रहेंगे। अगर ये प्लेन में नहीं रहेंगे तो नाइट्रो ग्रुप अपना -m इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगा पाएगा, ठीक है। अगर नहीं लगा पाएगा दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो हैं वो सिर्फ -i इफेक्ट लग रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप अपना -m इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट लगेगा बट SIRF इफेक्ट जो है वो लेस होगा यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन है जो स्मॉल एटम है, सो लेस होगा। दैट मीन्स इसकी भी प्लैनरिटी का लॉस होगा बट पार्शियली रिड्यूस होगी, पार्शियली रिड्यूस होगी इसकी प्लैनरिटी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे -i लगेगा बट लेस इफेक्ट लगेगा, लेस होगा, ठीक है। -m लेस इफेक्ट होगा और ये तो -i लगाएगा एंड यहाँ पे भी -m लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सो ये वाला -m इफेक्ट लगाएगा एंड ये मेटा पोजिशन पे है तो -i लगेगा। अब हमें यहाँ पे देखो ये तीनों नाइट्रो ग्रुप जो हैं वो -m इफेक्ट लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। जहाँ पे -m इफेक्ट ज़्यादा लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे देखो बी के केस में एक भी ग्रुप -m इफेक्ट नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये लीस्ट एसिडिक होगा। ये क्या होगा, लीस्ट एसिडिक। सो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एक भी नाइट्रो ग्रुप जो है वो अपना -m इफेक्ट नहीं लगा पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट pKa वैल्यू। लोएस्ट pKa मीन्स अगर हम देखें तो pKa और एसिडिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मीन्स हमें एसिडिक करेक्टर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। लोएस्ट pK मीन्स हाईएस्ट एसिडिक, सो हमें हाईएस्ट एसिडिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट एसिडिक, ठीक है।
सो हमें मीन्स कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होती है कि जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी, कि फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को हम जल्दी से देखते हैं और टिक कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सारी ये जो फिनाइल रिंग है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा। बट यहाँ पे एक बात याद रखो कि ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्शन होंगी और ये तीनों रिंग जो हैं अब प्लेनर नहीं रहेंगी। ठीक है, ये तीनों रिंग प्लेनर नहीं रहेंगी, मींस ये तीनों रिंग जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, डी को कंपेयर करें, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर है मीन्स यहाँ पे ये जो रिंग्स हैं, ये वाली रिंग्स, तीनों रिंग्स जो होंगी ये एक प्लेन में होंगी। ठीक है, प्लेनर होंगी ये। यहाँ पे, यहाँ से अगर हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, मोर स्टेबलाइज होगा। ठीक है, मोर स्टेबलाइज होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। एंड ज़्यादा एसिडिक का मतलब है इसकी लोवेस्ट pKa वैल्यू होगी। ठीक है, आपको कंपेयर क्या करना है? देखो यहाँ पे भी रिजिडिटी का लॉस हो रहा है, ये वाली रिंग जो है अब ये प्लेनर नहीं होगी, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ कंपैरिजन करना है और देखना है कि कौन सी बेंजीन रिंग्स जो हैं वो एक प्लेन में है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, विच हैज़ मैक्सिमम डायपोल। डायपोल मीन्स पोलैरिटी किस में ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स अगर पोलैरिटी आती है तो हमने देखना है पोलैरिटी के बाद कौन कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, ये चेक करेंगे हम। अब देखो बेंजीन तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो यहाँ पे पोलैरिटी आने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पे नेप्थलीन भी स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इसमें डायपोल्स जनरेट करें या फिर अगर हम बोले कि पोलैरिटी यहाँ पे अगर आती है, पोलैरिटी आने के बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, जो स्पीसीज आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाली रिंग देखें, ये वाली रिंग देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, साइक्लिक है, मीन्स ये एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर पोलैरिटी आने की वजह से एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो डाइपोल होगा वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे डाइपोल मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डाइपोल आ सकता है, पर उसकी वजह से उतनी ज़्यादा हमें मैक्सिमम डाइपोल बताना है, तो यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो इसकी वजह से मैक्सिमम डाइपोल होगा। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compound has most acidic character? Again acidic character के लिए आप conjugate base की stability देखो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये H चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे।
यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस आई। बट यहाँ पे देखो सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से माइनस एम इफेक्ट लगता है। और माइनस एम इफेक्ट लगता है, दैट मीन्स जो स्टेबल होगा ये वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, दैट मीन्स इसका एसिडिक करेक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, मोर एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे ये H पॉजिटिव चला जाएगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस लिखा हुआ है हमने। नेक्स्ट अप, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सो ये हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। देखो एक तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएं, एक रेजोनेटिंग फॉर्म ये हो सकती है, ठीक है। तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, NH2 पॉजिटिव, सो यहाँ पे OMe आ गया, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए हैं, तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से बन सकता है। दूसरा अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, सो यहाँ से भी बन सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है हमें, NH2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया OMe, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर सीधे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ पे देखें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चला गया, और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये क्या है, कार्बोकैटाइन है। कार्बोकैटाइन मीन्स इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमने OLS रूल से पता करी थी। सबसे पहले हमने देखना होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसके बाद देखना है कि न्यूट्रल स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। उसके बाद हम लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, और कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखते थे हम कि जो ऑपोजिट चार्ज होंगे अगर वो क्लोज होंगे तो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, अगर सेम चार्ज दूर होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्टेट देखते हैं। तो ये वाले के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होगा, पाई नहीं सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी पाई क्या लिख रही हूँ मैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये दोनों तो हम सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है सी में एंड बी में। अब सी एंड बी में कैसे कंपैरिजन करोगे, देखो यहाँ पे एक बार पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, एक बार ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, एक बार नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये हमें पता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल होगा, वो क्या होगा, लेस स्टेबल। सो इसीलिए सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन आंसर जो आएगा वो बी। आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी होगी। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट बेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव आएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पे ये O आ जाएगा एंड O आ जाएगा। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ सकते हैं। सो हमें यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया एंड डबल बॉन्ड O। अब नेक्स्ट में क्या हो सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे। सो यहाँ पे आ गया, ये O नेगेटिव वैसे ही रहा, यहाँ पे ये O नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड ये वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे। सो ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया एंड यहाँ पे O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। सो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स मिल रही हैं हमें। सो यहाँ से इससे हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, सो सबसे पहले क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ गया, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे गया। अब सेम वे में यहाँ पे अगर चेक करें, सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, फिर देन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, और एक तो ये ऑलरेडी है ही। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस में से हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखें, सो इन यहाँ पे भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो यहाँ से हमें 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगा कोई कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस मीन्स उसके प्रोटॉन्स जो हैं उतने ज़्यादा एसिडिक होंगे। सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ऑर्डर देखें तो सी ज़्यादा एसिडिक होगा, सी के प्रोटॉन, देन बी के, देन ए के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस। तो ये हमारे पास एक फॉर्म दी हुई है और हमें मीन्स 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, स्पीसीज दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकेटाइन है, देखो। सो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या फिर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी लग सकता है, बट इसका डोमिनेटिंग कौन सा होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। सो प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है, मोर डोनेटिंग इफेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, सो जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। दैट मीन्स अब ये वाली फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें इस स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है देन दिस। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करता है। अगर यहाँ पे देखें सो मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, और बाकी यहाँ पे NO2 को खोल के देख लें, सो डबल बॉन्ड O आएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, सो ये वाले NO2 को मैंने खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाते हैं अब, और इसके बाद जो डीलोकलाइजेशन वो यहाँ पे हो रही है, मीन्स NO2 पे डीलोकलाइजेशन गई ही नहीं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, पर यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है वो NO2 ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये वाला एनाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एस्टर टिपिकली हैज़ मोर pKa वैल्यू देन कीटोन बिकॉज। तो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है किसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो CH3 C डबल बॉन्ड O R, ये कोई एल्कोक्सी ग्रुप है OR, ये एस्टर का एग्जाम्पल ले लिया,
एंड यहाँ पे हमने किसी कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O R, ये R कोई एल्काइल ग्रुप है। अब इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी देखें तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसकी pKa वैल्यू, एस्टर के अल्फा हाइड्रोजन की pKa वैल्यू ज़्यादा होती है। बेसिकली ये वैल्यू 25 होती है एंड जो कीटोन्स हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन की pKa वैल्यू 20 होती है। अब जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो लेस एसिडिक होगा। ये क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। pKa वैल्यू और एसिडिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और ये कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होंगे, ठीक है। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है हम ये भी बता सकते हैं, या pKa वैल्यू कम क्यों है किसकी। इसका करेक्ट रीज़न हमें बताना है। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम क्या देखते हैं? कॉन्जुगेट बेस देखते हैं, CH2 नेगेटिव आ गया एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OR आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें तो इसका कॉन्जुगेट बेस CH2 नेगेटिव आ जाता है एंड C डबल बॉन्ड R एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखो ये वाला कौन सा ग्रुप है? OR ग्रुप है। OCH3 हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, इथोक्सी मिथोक्सी कोई भी ग्रुप हो सकता है। दैट मीन्स ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। दैट मीन्स ये प्लस M इफेक्ट लगाएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से देखते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी लग सकता है, पर डोमिनेटिंग कौन सा होगा? प्लस M इफेक्ट होगा। और प्लस M इफेक्ट की वजह से अब इसकी ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी pKa वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो यही करेक्ट रीज़न है। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देयर इज़ नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस तो यहाँ पे हो ही सकती है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकते हैं, ये रीज़न नहीं है। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन एस्टर डिस्टेबलाइज द एस्टर इनोलेट। अगर हम इसके इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अगर माइनस आई इफेक्ट तो स्टेबलाइज करेगा इनोलेट को। ये हमारे पास इनोलेट है, दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट तो स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे पर हमें मेन रीज़न ढूंढना है। मेन रीज़न क्या है? The electron donating alkoxy group in ester destabilize the enolate. So जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये वाला एनाइन जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है या फिर इनोलेट डिस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। अगर हम फोर्थ देखें, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्कोक्सी ग्रुप इन एस्टर स्टेबलाइज द इनोलेट। स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमें बताना है नॉन एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड होगा। दैट मीन्स अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक नहीं होगा, या फिर अगर कोई प्लेनर नहीं है, या फिर जिसके पास कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स प्लेनरिटी है, तो ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। ये क्या है? एरोमेटिक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसके पास क्या है? ये साइक्लिक है, करेक्ट। प्लेनरिटी है अब यहाँ पे, क्योंकि सारे एटम्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स ये भी प्लेनरिटी है यहाँ पे। और अगर हम देखें कॉन्जुगेशन, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन इस वाले बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन है वो इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में हो जाएगी, दैट मीन्स ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। अब देखना है 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
दैट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो ये क्या होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, सो अब ये यहाँ पे देखो, एक तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें पता चल गया ये क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। और रिजिड स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, साइक्लिक है ही, कॉन्जुगेशन है ही, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ आउटर स्केलेटन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करते हैं अगर एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी चेक करनी हो। सो यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसको भी देखें, अगर हम 4n+2 इज इक्वल टू 14 आ जाता है, 4n इज इक्वल टू 12 आ गया, n की वैल्यू थी 3 आ गई, इंटीजर में आई, फ्रैक्शनल नहीं है, ये इंटीजर में है, दैट मीन्स ये वाला सिस्टम भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है ही, कॉन्जुगेशन है ही। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि ये प्लेनर भी होगा, बट एक्चुअल में ये प्लेनर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक्चुअल शेप जो होती है वो टब लाइक होती है, इसकी एक्चुअल शेप टब लाइक शेप होती है, मीन्स अब इसकी प्लैनरिटी का लॉस हो चुका है। ठीक है, अगर प्लैनरिटी का लॉस हो गया है, दैट मीन्स ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक आ गया तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कैटाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब हमें कैटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपको वही देखना है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये देखो प्लस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, दैट मीन्स ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें, सो देखो जो CH बॉन्ड, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो इसका लेस मास होता है, इसका क्या है, लेस मास है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे लेस प्लस आई इफेक्ट होगा, मीन्स अब एक ही जगह पे कंसंट्रेट नहीं है तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतनी जल्दी। सो इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू CD या फिर CT। यहाँ पे इसका जो ट्रीटियम है इसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक जगह पे कंसंट्रेट होंगे। ठीक है, अब एक जगह पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट है, दैट मीन्स ये मोर डोनेटिंग होगा, मोर डोनेटिंग होगा, और मोर डोनेटिंग है तो इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा जाए, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा जाए तो CT3 का ज़्यादा होता है, देन आपके पास CD3 का होता है, देन आपके पास CH3 का होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर चेक किया जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर उल्टा होता है, CH3 का ज़्यादा होता है, देन CD3 से, देन CT3। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अगर CH बॉन्ड लिया जाए, यहाँ पे मास कम है, इलेक्ट्रॉन्स लेस कंसंट्रेट है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, मोर वाइब्रेशन होंगी यहाँ पे। अब ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, दैट मीन्स ये CH बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होता है तभी इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये अब
जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट कर देगा। सो जिस अब हाइपर कॉन्जुगेशन में और इंडक्टिव में प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हाइपर कॉन्जुगेशन को दी जाती है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्योंकि CH3 का ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी कैटाइन की वो कुछ ऐसी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सो हमें सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये हमारे पास बेस दिया हुआ है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड ड्रॉ करके देखें, सो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या फिर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसमें कॉन्जुगेट एसिड अगेन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा एंड यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एनिलीन का केस है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो जिसकी वजह से कॉन्जुगेट एसिड कुछ ऐसा आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा नॉन एरोमेटिक है। सो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड देखने हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, प्लेनरिटी है। ठीक है, सारे एटम्स जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट मीन्स ये क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस बेंजीन रिंग की वजह से ये एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, जिसकी वजह से ये भी एरोमेटिक होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हो नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव, सो यहाँ पे गलती क्या होती है? देखो यहाँ पे ये हम बोल देते हैं कि ये साइक्लिक है और इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक होगा। हम यहाँ क्या बोल देते हैं कि ये वाला कंपाउंड क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे अगर यहाँ पे, तो ये वाला नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बनाएगा। ये क्या बनाएगा? 5 बॉन्ड्स बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है, दैट मीन्स ये वाला नाइट्रोजन जो है अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पे प्लैनरिटी नहीं होती है, ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाता है। दैट मीन्स ये वाला कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कॉन्जुगेट एसिड। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है। पर जल्दी जल्दी में हम लोग डी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो ही रही है, प्लैनरिटी है ही। बट आपको ये चेक करना है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ये प्लेनर नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज। सो ये रिएक्शन ये दी हुई है, बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटोन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हम यहाँ पे देखो जो रिएक्शन क्या बनेगी, हम ये मीन्स प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे पास, हम ये देख लेते हैं। अगर बेस है सो यहाँ पे pH आ जाएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे भी क्या होगा? ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी pH आ जाएगा एंड इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आपको ये वाला देखना है, इसको ऑब्जर्व करो। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ये एरोमेटिक है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं सो ये जो था एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था।
ठीक है। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये अब एंटी एरोमेटिक बन गया है, ठीक है। सो P रिएक्ट्स फास्टर देन R, P फास्ट रिएक्ट करेगा R से, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एक एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। सो जिसकी वजह से P पहले रिएक्ट करेगा, R रिएक्ट फास्टर देन P, ये तो इनकरेक्ट हो गया। P इज स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड देन R, ठीक है। सो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करें। H डोनर जो होंगे उसको हम ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं, तो ये जल्दी डोनेट करेगा। दैट मीन्स P जो है वो स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड है देन R, और P इज स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले, ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, सो वो लुईस एसिड होते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमारे ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब टुवर्ड रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स ये जो एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक है, और हमें बताना है कि गुड न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा। जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, मीन्स हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है, वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। तो हमें बताना है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका, एल्कीन का। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एल्कीन का। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। गुड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों एल्कीन है, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी डोनेट हो सकते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ है। मीन्स इसके पास 50% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड इसके पास भी 50% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इसके पास 100% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और ये भी 100% ही डोनेट करेगा अपना नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखो इसके पास तो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। दैट मीन्स ये तो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि फोर्थ की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी दैट मीन्स वो मोर डोनेटिंग होगा, मोर डोनेटिंग। सो जो ज़्यादा डोनेटिंग होगा दैट मीन्स वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो थर्ड सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, या फिर थर्ड एल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ये पता चल गया अब हमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन तो 100% इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, पर ये वाला ऑक्सीजन 50% इसको दे रहा है, 50% इसको दे रहा है। मतलब इन दोनों में इसके पास जो है, अगर फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे डिवाइड हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन के लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइड हो रही है दोनों तरफ, मीन्स इसके पास लेस होगी। तो इसीलिए सेकंड की रिएक्टिविटी लेस होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, और इसी ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। थर्ड की सबसे ज़्यादा हुई किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, सबसे ज़्यादा डोनेटिंग होगा, सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड के पास, एल्कीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। फोर्थ की सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है, और वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, ठीक है। और सेकंड और थर्ड का हमने सेकंड और फर्स्ट का हमने कंपैरिजन कैसे किया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा जा रही है।
नेक्स्ट अब द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बतानी है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेंजीन जो है रिएक्ट कर रही है किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर रही है। दैट मीन्स इसका बिहेवियर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा अगेन। तो अगेन हमें बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो ये वाला जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पे ये डोनेट कर सकता है, बट साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं इस साइड भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स इसके पास 50% गए और 50% इसके पास गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे तो ये पूरा प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करेगा, इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, 100% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे भी ये भी क्या करेगा, 100% देगा, ठीक है। देखो अब फर्स्ट को और सेकंड को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों फर्स्ट को, क्योंकि ये तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब सेकंड में देखो, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 50% ही जा रहे हैं, 50% यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब 100% इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम तो प्लस आई इफेक्ट ये दोनों प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट ये माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है और माइनस आई भी इफेक्ट भी लगा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल मोर है, ज़्यादा है बॉन्ड एंगल, जिसकी वजह से परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, करेक्टर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो लेस होगा, दैट मीन्स ये इसका मोर डोनेटिंग होगा, मीन्स इसमें प्लस एम जो है इसका ज़्यादा लगेगा। हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, माइनस आई से कर रहे हैं। माइनस आई जहाँ पे ज़्यादा लगेगा मीन्स वो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे देखो गलती क्या होती है, हम लोग देखते हैं कि ये CH3 है, CH3 ज़्यादा डोनेटिंग होगा, तो जिसकी वजह से इसमें इसके जो बेंजीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बट यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसके पास ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, जिसकी वजह से परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लेस डोनेटिंग हो जाता है और हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ। पर हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो फोर्थ जो होगा वो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग होगा, देन आपके पास थर्ड आ जाएगा, देन आपके पास सेकंड आ जाएगा क्योंकि सेकंड थोड़ा बहुत तो डोनेट कर रहा है ये वाला ऑक्सीजन, एंड सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट। ये ऑर्डर आ गया आपका रिएक्टिविटी का, बेंजीन की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज। अब हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बन, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है, माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखें तो ये वाले सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से माइनस एम इफेक्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट की वजह से ये वाला कार्बन आयन जो होगा वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा या फिर मोस्ट स्टेबलाइज होगा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगेन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है।
सो यहाँ पे देखो सारे कार्बन जो हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। सो ये 1 अगर इसको देते हैं और इसको 2 देते हैं और इसको 3 देते हैं, ठीक है। तो सॉरी ये 2 आ गया, ये 3 आ गया एंड ये 4 आ गया। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो इसको तो हम सीधा ही निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सीधा ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स लगेंगे, जितने ज़्यादा लगेंगे वो उतनी ही ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी किसी भी कार्बन आयन की। दैट मीन्स थर्ड जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे कंपेयर करो, अब यहाँ पे देखो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। दैट मीन्स इसके बाद हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें कंपेयर करना है सेकंड को और फोर्थ को, ठीक है। सो हमें पता है माइनस एम इफेक्ट या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रो ग्रुप की ज़्यादा होती है। सो जिसकी वजह से फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंड देन आपके पास सेकेंड आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फोर्थ क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है, पावर है उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड आ जाता है, देन आपके पास फर्स्ट आ जाता है, एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, सो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप जो है यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई ऐसा एटम प्रेजेंट नहीं है जो एक्स्ट्रा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। सो ये ऑर्डर आ गया आपके पास। नेक्स्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, अगेन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही हमें पता करना है। सो ये एनिलेशन इफेक्ट से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। हमने एनिलेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ा है अपनी वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में। सो एनिलेशन इफेक्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिक करेक्टर इसको दे रही है, इस रिंग को दे रही है, पाई बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से देखो 1 2 3 4 5 6 इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पे ये भी एरोमेटिक है, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं, एरोमेटिक करेक्टर शो कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि किसका एरोमेटिक करेक्टर ज़्यादा है। सो ये वाली बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिसिटी का पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्ट जो है वो इसके साथ शेयर कर रही है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हो रही है। दैट मीन्स अब ये जो होगी वो थोड़ी लेस एरोमेटिक होगी, एरोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला भी अपनी एरोमेटिसिटी को के कुछ पार्ट को दे रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन के कुछ पार्ट को डोनेट कर रहा है, और ये वाला भी, यहाँ पे ज़्यादा एनिलेशन लगेगा, मोर एनिलेशन इफेक्ट, मोर एनिलेशन, मोर एनिलेशन मतलब उसमें लेस एरोमेटिक करेक्टर होगा, लेस एरोमेटिक, लेस स्टेबल बोल सकते हैं हम, कंपेयर अगर फर्स्ट के साथ कंपेयर करें तो लेस स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 रिंग्स हैं, इन दोनों रिंग्स, ये दोनों रिंग्स अपना एरोमेटिक करेक्टर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ शेयर कर रही है, जिसकी वजह से मिडल वाली रिंग के पास एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एनिलेशन हो रहा है, बट यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फिनाइल की वजह, रिंग की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रही है, स्टेबलाइजेशन हो रही है। सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C, तो C ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू B, ठीक है, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप जो है वो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो A की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, लेस एनिलेशन इफेक्ट है, और उसके बाद C आ जाएगा क्योंकि फिनाइल रिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, देन आपके पास B आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आ गया आपके पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का। अगर मोस्ट पूछा हुआ है दैट मीन्स अगर हम आंसर बताएं, मोस्ट स्टेबल जो होगा वो A होगी।